हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिशन यूपी टीजीटी कॉमर्स 500 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 2। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम अप टू 50 कंप्लीट करेंगे। Start with question number 16. In a systematic statutory audit of a limited company, arrange the following steps performed by the auditor. Auditor इन steps को किस सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा? सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंड एंड टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर वो वाउचिंग करेगा, यानी कि ट्रांजेक्शन्स को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से मैच करेगा। फिर वो ये देखेगा कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करेगा। और लास्ट में वो अपनी रिपोर्ट को क्या कर देगा? इशू कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना, जो वाउचिंग है वो किस तरह का नेचर होता है। वाउचिंग का मतलब है चेकिंग एंट्री विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। भाई हर एक ट्रांजेक्शन का प्रूफ होना चाहिए, तो उसके साथ मैच किया जाता है कि आपने जो जर्नल एंट्री कर रखी है, जो ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में पास कर रखी है, उसका आपके पास एविडेंस है या नहीं है। ये रूटीन और कॉन्टिन्यूस नेचर का वर्क होता है और ट्रांजेक्शन की जेन्युइन और ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए किया जाता है। वेरिफिकेशन, एज आई टोल्ड यू, ये आपका बैलेंस शीट की ट्रू एंड फेयर पोजीशन के लिए किया जाता है। प्रोवाइडिंग प्रूविंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस, आपको ये देखना है कि जो एसेट आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है वो है या नहीं है, उसके आप ओनर है या नहीं है, उसकी क्या वैल्यू है। ये एंड ऑफ द ईयर पे किया जाता है। ऑडिटिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। पोस्ट फैक्टो यानी कि क्रिटिकल है। एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ओपिनियन की आपकी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग में जो प्रोफेशनल बंदा है उसका क्या ओपिनियन है। इससे क्या है? ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाउचिंग के बारे में। दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, दोनों सही है। वाउचिंग इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग वाउचिंग अभी बता दिया आपको क्या होता है, इसको बैकबोन कहते हैं ऑडिटिंग के थ्रू है। वाउचिंग ओनली चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन। मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन वाउचिंग चेक करता है? नहीं जी, वाउचिंग बाकी अदर चीजें भी चेक करता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी के अलावा भी। तो फर्स्ट हमारी सही है और सेकंड क्या है? रॉन्ग है। ओनली फर्स्ट इज राइट। ठीक है, यानी कि जो वाउचिंग है वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी, एज आई टोल्ड यू द डेफिनेशन, ये रूटीन चेकिंग है। लेकिन ये ऑथराइजेशन, वैलिडिटी, करेक्ट क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें भी चेक करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. In case of oversubscription, when the company rejects some application and refund the application money, which account is credited? देखिए, जब आता है पैसा तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऑब्वियसली जब रिफंड का होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उसने क्या पूछा है? किसको क्रेडिट करेंगे? किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक अकाउंट को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. द बैलेंस ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड इज फाइनली ट्रांसफर्ड। जब डिबेंचर को रिडीम कर देते हैं तो डिबेंचर सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? वो ट्रांसफर हो जाता है जनरल रिजर्व में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको पता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनकम और एक्सपेंसेस को शो करते हैं जो रिकरिंग नेचर की है या फिर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में जो डीआरआर का जो हम अमाउंट निकालते हैं उसे जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसका डेटा मेंटेन करते हैं। कैपिटल रिजर्व में आपका जो डी इशू से करने के बाद पैसा बच जाता है उसको ट्रांसफर करते हैं। सेल ऑफ एसेट से जो पैसा बचता है, प्रॉफिट होता है, उसको ट्रांसफर करते हैं, जो कैपिटल नेचर का है। तो यहाँ पे सिंकिंग फंड जो है, सिंकिंग फंड जो क्रिएट किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से किया जाता है, यानी कि सिंकिंग फंड को आप प्रॉफिट एंड लॉस से एक प्रोपोर्शन, जो डिविजिबल प्रॉफिट है उससे प्रोपोर्शन कट करके करते हो,
या फिर जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करके करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट से इसको किया जा सकता है, तो इसलिए जो इसका बैलेंस बचता है रिडीम करने के, और उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, जनरल रिजर्व में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। X Limited forfeited 500 shares of ten each, fully called up, on which 7 per share, including 2 premium, was received. If these shares are issued at 8 per share, fully paid up, what amount will be transferred to capital reserve? कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? सबसे पहले तो कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? आपको पता है कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जो फॉरफीचर करने के, रीच फॉरफीटेड शेयर को रीइश्यू करने के बाद बच जाती है। तो 500 की है, उससे पहले आपको ध्यान करना होता है कि अगर आपको प्रीमियम मिल गया है, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया है, आपको अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया है तो उसे फोर फीचर के एंट्री में शो नहीं करती। अगर आपको प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है, ओनली देन आप उसको क्या करते हो, फोर फीचर की एंट्री में यूज करते हो। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो हमें रिसीव्ड हो गया है, इसलिए फोर फीचर की एंट्री में उसका काम नहीं है। आपके पास 10 में से 7 रुपए मांगे थे, 2 7 जो आए हैं, सॉरी 10 में से 7 रुपए आए हैं जिसमें कि 2 प्रीमियम के हैं, यानी कि 10 में से कितना पैसा आया, 5 रुपए। 5 रुपए आपके पास आया, रीशो आपने 8 पे किया, फुली पेड अप किया, यानी कि इस 5 में से 2 रुपए पर शेयर आपने यूज कर लिया। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए आपके पास आए हैं, 2 प्रीमियम के थे, प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देते हैं, 7 में से 2 गए 5, 5 रुपए पर शेयर आपको रिसीव हुए। जब आपने रीशू किया तो 8 रुपए पे गया, यानी कि 2 रुपए डिस्काउंट पे किया, तो 2 रुपए डिस्काउंट कहाँ से कर दोगे, फॉरफिटेड अकाउंट से। तो यानी कि पर शेयर कितना पैसा बच गया आपके पास, 3 रुपए पर शेयर। 500 शेयर आपने फॉरफिट करके रीइश्यू किए हैं, 3 रुपए पर शेयर आपके पास रीइश्यू करने के बाद बच गया है, तो कितना अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, 1500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A company forfeited 100 equity share of 10 each, on which a final call of 4 अनपेड, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 4 रुपए नहीं मिले, कितने मिल गए, 6 रुपए मिल गए। एट व्हाट मिनिमम रेट पर शेयर दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड, इस शेयर को कितनी मिनिमम अमाउंट पे रीइश्यू किया सकता है, या आपको बोला जा सकता है कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसने बोला कितना मिनिमम अमाउंट पे रीइश्यू करेंगे, भाई 6 रुपए ऑलरेडी हमने फॉर फीचर कर रखा है, 10 रुपए का शेयर है, तो कितने पे रीइश्यू कर सकते हो, 4 रुपए पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, तो आंसर क्या हो जाता, 6। इसने पूछा कितने पे री इशू कर सकते हो, तो हमें 10 रुपए मेंटेन करने हैं, 6 रुपए ऑलरेडी है, 4 रुपए पे री इशू कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, 6 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट री इशू पे दिया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Mr. X, a partner in a firm, withdraw 200 at the end of each month. Each month, हर महीने के आखिर में निकालता है। इंटरेस्ट की रेट 5% है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको निकालना है। देखिए, या तो वो जो टेबल है आपको वो याद हो, नहीं है तो आपको मैंने वीडियो डाली हुई है, चैनल पे अवेलेबल है, उसमें भी देख सकते हो। अभी बता देती हूँ शॉर्टकट में। आपको देखना होता है कितना फर्स्ट टॉलमेंट और लास्ट टॉलमेंट के बाद टाइम पीरियड है, उसका एवरेज परसेंटेज हम निकालते हैं, सॉरी एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं। तो एंड ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ, ईच मंथ है ना, तो पहले मंथ के एंड में निकाला तो उसके बाद कितने महीने बच गए, 11 महीने। लास्ट मंथ के एंड में निकाला फाइनेंशियल ईयर के, तो उसके बाद कितने टाइम पीरियड बचा, 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट निकालोगे, 5.5। तो अभी 2000 पर मंथ निकाल रहा है, 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 24,000 उसने विड्रॉ किया। 5% इंटरेस्ट की रेट है, और हमने इसको टाइम पीरियड कितना लेना, 5.5, क्योंकि ये इंटरेस्ट की रेट पर एनम में होती है जब, तो हम इसको 12 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। इसको आप सोल्व करोगे एंड यू विल गेट सॉरी 550। इसको सोल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, 550। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट
देखिए एक दो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ कैसे निकाल सकते हैं। सपोज या तो आपको ये टेबल याद है, नहीं है तो जो मैंने मेथड कहा, सपोज मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में आप निकाल दो, तो हर महीने के बीच में निकाला तो पहले महीने के बीच में निकाला तो उसके बाद 12 महीने में से कितना टाइम पीरियड बचा, 11.5। लास्ट मंथ के बीच में निकाला तो उसके बाद क्या बचा, आधा महीना यानी कि 15 दिन, डिवाइडेड बाय 2, 12/2, क्या रेट होगी 6। एक और यहां से दिखा देती हूँ, सपोज एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में यानी कि हर 3 मंथ के एंड में निकालते हो। तो पहली ट्रांजेक्शन आपने 3 मंथ के एंड में की, यानी कि आपकी जो पहली ट्रांजेक्शन है, सपोज अप्रैल से शुरू हो रहा है आपका टाइम पीरियड, अप्रैल मई जून, जून के एंड में निकाली तो कितना टाइम बचा, 9 महीने का। एंड में निकालते तो लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में निकालते हो, कोई टाइम पीरियड नहीं बचता है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या हो गया 4.5। या तो आप ये टेबल याद कर लो या ये तरीके से समझ लो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, an asset was purchased for 5 lakh with the down payment of 1 lakh, bill accepted 4,000, bills payable accept कर लिया, what would be the effect on total asset? 5 लाख की एसेट आ गई, 1 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया, कैश चला गया, ये आपका प्लस हो गया। लाइबिलिटी में आपने बी आर, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया, 4 लाख का नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा, यहाँ पे भी 4 लाख और यहाँ पे भी 4 लाख, यानी कि जो आपकी एसेट साइड है वो 4 लाख से इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी साइड भी 4 लाख से इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, A and B are partner in a firm sharing in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/5 share in profit. What will be the new profit sharing ratio? सबसे सिंपल वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कोशिश करूंगी अदर वे इंक्लूड करने की। सिंपल फंडा, आपको नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया हुआ है, क्या अज्यूम करते हैं कि टोटल शेयर 1 होता है, नए पार्टनर यानी कि शेयर सी का शेयर क्या है, 1/5 है, बचा हुआ शेयर क्या हो गया, 1 - 1/5 यानी कि 4/5। तो जो बचा शेयर है वो पुराने पार्टनर में उनके पुराने रेशो में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 4/5 को 3:2 में क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कि 3/5 और 2/5। नीचे इन सबके 25 आ रहा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो ये क्या हो गया आपका 12, ये हो गया 8 और ये क्या हो गया आपका 5। तो आंसर क्या आ गया, 12:8:5। सिंप्लीफाई हो सकता है तो देख लो, एक सेम टेबल से कटता हो, नहीं कटता है, यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने पहले एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं आप। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में इसका यूज कर सकते हैं, फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दिया जाता है, रिडम्पशन प्रीमियम, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडर राइटर कमीशन देने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। स्टेटमेंट देखते हैं, और ये कहाँ गया हुआ है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में। 53 में मैंने आपको बता रखा है, सेक्शन 53 में क्या कह रहा है कि डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट किसको, एम्प्लॉय और डायरेक्टर को डिस्काउंट पे शेयर इशू किए जा सकते हैं एज अ स्वीट इक्विटी। बाकी कंपनी को सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इट कैन बी यूज फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर। फुली पेड अप बोनस शेयर आपको बताया करेक्ट है। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो इनिशियल खर्चे होते हैं उनके लिए, हैवी अमाउंट जो हम खर्च करते हैं इनकॉर्पोरेशन पे, उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, preference share cannot be redeemed.
प्रेफरेंस शेयर को जब तक रिडीम नहीं कर सकते जबकि इनकी फुल अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने से पहले वो फुली पेड अप होना नेसेसरी है। अगर नहीं है फुली पेड अप तो उनको जो भी बैलेंस है उसको पहले मांगो और उसके बाद उनको रिडीम करो, यानी कि कैसे होने चाहिए, फुली पेड अप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company wishes to redeem 2 lakh preference share at a premium of 10%. For the purpose, it issue 1,000 equity shares of 10 each, premium 20%. Calculate minimum amount transfer to capital redemption reserve, CRR में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। देखिए, अगर हम सबसे पहली ध्यान तो ये रखना है कि प्रीमियम को इसमें काउंट नहीं करते डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। हम सिर्फ क्या देखते हैं, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को देखना है। इसके अलावा भी अगर कोई चीज फ्रेश इश्यू से आई है तो उसको डीआरआर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो 2 लाख में से 1 लाख नॉमिनल वैल्यू फ्रेश इश्यू से आया, प्रीमियम को छोड़ दो, प्रीमियम को यूज नहीं करना, किसको करना है, नॉमिनल और फेस वैल्यू। तो 2 लाख में से 1 लाख फ्रेश इश्यू पे आ जाएगा और बाकी बचा हुआ 1 लाख हमें करना है रिडीम, किससे, सीआरआर से। तो 1 लाख कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, सीआरआर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 to list 2, डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेके जो डिबेंचर इशू करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पे जो डिबेंचर इशू करते हैं उनको कहाँ दिखाते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के इशू होने पे लॉस हो रहा है, यानी कि हमें पहले ही पता है कि भाई ये हमारा जो है एक तरह का लॉस है एट द टाइम ऑफ इशू। तो अगर लॉस है तो वो कैसा होगा, डेफर्ड। लॉस हमारा ये कैसा होगा, डेफर्ड। तो हो गया सेकेंड का फोर्थ। अभी तो यही समझ आ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑन डिबेंचर पे जो प्रीमियम, सॉरी थर्ड लाइन गलत ड्रॉ कर दी है मैंने, लाइन ही हमारी गलत ड्रॉ हो गई है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी है, देख लेते हैं। देखो जो जो श्योर हो रहा है, पहले डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन विद इन 12 मंथ, 12 मंथ में हो रहा था, ऑब्वियसली क्या है वो करंट लाइबिलिटी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ये आपके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। भाई प्रीमियम पे रिडम्पशन हो गई तो ऑब्वियसली आपका बढ़ गया, पहले ही पता है इशू करते समय 100 रुपए के लिए आपको 10 रुपए प्रीमियम 110 देने हैं, तो आपका लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 10 हो गया। और ये लॉस में क्या बताया, डेफर्ड रेवेन्यू। तो फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फर्स्ट और फोर्थ के साथ फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, a company issue 1,000 12% debenture 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 10. What will be the, what will be debited to the loss on issue of debenture? देखिए, डिस्काउंट पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो डिस्काउंट भी एक तरह का लॉस है और प्रीमियम भी एक तरह का कंपनी के लिए लॉस है। 100 का 5% 5 और 100 का 10% 10, टोटल इशू के टाइम पे पता चल गया लॉस कितना है, 15 रुपए का। 1000 शेयर है, 15 रुपए का लॉस ईच शेयर पे हो रहा है, यानी कि टोटल कितना लॉस हो जाएगा, 15,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज करना है आपको सीक्वेंस में रिडम्पशन करने की, रिडम्पशन की प्रोसेस को सीक्वेंसिंग करना है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले डीआरआर में अमाउंट को ट्रांसफर करोगे, उसके बाद डिबेंचर होल्डर को ड्यू करोगे, डिबेंचर होल्डर को ड्यू करने के बाद पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने के बाद अगर डीआरआर में कुछ बचता है तो सरप्लस को ट्रांसफर कर दोगे
यानी कि जो आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस है उसको जनरल रिजर्व में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। तो देख लीजिए हमारा सीक्वेंस किसके साथ मैच हो रहा है। फर्स्ट के साथ हमारा मैच हो रहा है पहले, सॉरी हमने ड्यू किया, हाँ पहले थर्ड आ रहा है हमारा, थर्ड तो किसी में है ही नहीं। पहले हमने किया ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट, उल्टा पढ़ लिया मैंने, सॉरी बोला सही, नंबरिंग क्या लगा दिए, गलत लगा दिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डीआरआर में ट्रांसफर करना है, बोला मैंने यही था, बट बाय मिस्टेक जो नंबरिंग है वो गलत कर दी। सबसे पहले क्या करना है, डीआरआर में ट्रांसफर करना है। डीआरआर में ट्रांसफर करने के बाद आपको पेमेंट करना है, ड्यू करना है। पेमेंट ड्यू करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है और उसको जनरल रिजर्व में क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो आंसर क्या हो गया, पहले 2, फिर 4, देन फर्स्ट और देन आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, as per schedule 3 part 1 of the companies act, proposed dividend is shown under heading of the balance sheet। जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रस्तावित लाभांश है, वो डिक्लेयर नहीं हुआ, एजीएम में अप्रूव नहीं हुआ, सिर्फ प्रपोज किया है। तो प्रपोज किया है तो इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाओगे, कंटीजेंटी लायबिलिटी मानोगे और एज अ फुट नोट आप इसको क्या करोगे, शो करोगे, क्योंकि ये प्रपोज हुआ है। अभी तक जब तक ये एजीएम में अप्रूव नहीं हो जाता तब तक ये लीगल नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, a company purchase machinery for rupees 90,000, issue 9% debenture of 100 each at the premium of 20% as consideration, the number of debentures। 90,000 की मशीनरी खरीद के 100 रुपए का डिवेंचर 20% प्रीमियम पे इशू किया है। नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो तो क्या होता है, सेल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सेल कंसिडरेशन हमारी 90,000 है, इशू प्राइस क्या है 100 प्लस 100 का 20% यानी कि 20, 120। इसको सोल्व करोगे आप, देन you will get 750। Option number B is the right answer। Next question, question number 33, arrange the following stage in life of a share in correct logical sequence। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के बाद अनपेड कॉल मांगी जाती है, अगर कोई कॉल नहीं देता तो उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए जाते हैं और शेयर फॉरफिट करने के बाद उन्हें क्या कर देते हैं, री इशू। तो फर्स्ट नंबर पे सेकंड, सेकंड नंबर पे फोर्थ, देन आपका आ गया फर्स्ट नंबर पे सेकंड, सेकंड नंबर पे फोर्थ, थर्ड नंबर पे फर्स्ट एंड देन आपका आ गया फर्स्ट। तो कौन सा सीक्वेंस हमारा मैच हो रहा है, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, which of the following profit can be legally utilized transfer to CRR कैपिटल रिजर्व में, इनमें से कौन से प्रॉफिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बताया था ये कैपिटल है, ये आपका कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम और ये कैपिटल रिजर्व है, इनकॉर्पोरेशन भी कैपिटल ही होता है। आप जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस से सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो। पीछे क्वेश्चन आया था वहां पे भी ये बात मैंने बताई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सिर्फ डिविजिबल अमाउंट को ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं सीआरआर। मैचिंग है, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, अभी ये भी पीछे क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, फ्रेश इशू से कोई रिडम्पशन करते तो सीआरआर में कोई अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। डिविजिबल प्रॉफिट से अगर हम करते हैं तो नॉमिनल वैल्यू के इक्वल ट्रांसफर करते हैं। सीआरआर का यूटिलाइजेशन फुली पेड अप बोनस शेयर में किया जा सकता है। और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो प्रीमियम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक
फिक्टिशियस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस या सिक्योरिटी प्रीमियम से। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में मैचिंग है। लूज टूल एंड स्टोर इन्वेंटरी के हेड के अंदर आएगा। कैपिटल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, फॉरफीचर पे अगर कैपिटल प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। अनक्लेम डिविडेंड जो कि डिक्लेयर हो चुका है वो एक करंट लाइबिलिटी है। और ट्रेडमार्क क्या है, इंटेंजिबल। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, फर्स्ट, थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, sorry 37. On the dissolution of a partnership firm, the amount realized from sale of asset is used first to pay off which of the following. देखिए जब रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन सॉरी डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करते हैं, फिर पार्टनर्स के लोन को पे करते हैं, फिर पार्टनर की कैपिटल को पे करते हैं। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है पहले किसको पे ऑफ करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये प्रोविजन किस पे गए हैं, लिखे हुए सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1932 में मेंशन है कि भाई सबसे पहले आउटसाइडर को पे करो, आउटसाइडर को पे करने के बाद जो पार्टनर का लोन है उसको पे करो, पार्टनर के लोन पे करने के बाद पार्टनर की कैपिटल को पे करो, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। After the reissue of forfeited share, the credit balance left in the share forfeited account. फॉरफिट करने के बाद शेयर रीइश्यू कर देते हैं, रीइश्यू करने का जो बैलेंस बचता है उसे कहाँ भेजते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ये मैंने कंसीडर कर लिया, सबको ये पता होगा, पर एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को मिला, बहुत बार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39। गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए ओनर गुड्स विड्रॉ करता है तो क्या एंट्री होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स विड्रॉ किए क्योंकि उसने, तो उसने पूछा किसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं परचेज को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप गुड्स गिवन इन चैरिटी करते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हो, यानी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो हमेशा परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following is the base for preparing ट्राई बैलेंस। ट्राई बैलेंस बनाने के लिए बेस क्या है भाई, बेस सबको पता है, ट्राई बैलेंस से पहले क्या होनी चाहिए, लेजर होनी चाहिए। लेजर के बैलेंस को यूज करके हम क्या बनाते हैं, ट्राई बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सारी इनकम के जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। तो ये कैसा है, पर्सनल। अगर पर्सनल और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव दोनों लिखा है तो किसके लिए जाओगे, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नल इज अ बुक ऑफ। जर्नल को फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, डेट वाइज एंट्री, सब कुछ ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्रेडिटेड टू। इसके लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि भाई क्या फॉर्मेट होता है। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है एसेट की तो क्रेडिट करते हैं, अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। यानी जहां से फायदा हो रहा होता है, कंपनी को गेन हो रहा होता है, उन्हें क्रेडिट, और जहां से लॉस हो रहा होता है उन्हें डेबिट। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है, क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, डेबिट। कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है।
अब यहाँ से इसने पूछा कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग कौन सा स्टेप है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए रिकॉर्डिंग में क्या क्या आता है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं तो रिकॉर्डिंग में जो डेटा एंट्री से रिलेटेड चीजें वो आती हैं, यानी कि कलेक्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट, इनवॉइसेस, बिजनेस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल बुक में एंट्री करना, वाउचर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, डेली सेल और परचेज की एंट्री करना, ये होता है रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग इन सिमिलर ट्रांजेक्शन टुगेदर, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह रखना, यानी कि पोस्टिंग जर्नल एंट्री इन द लेजर, यही पूछा था आपसे। शॉर्टिंग ट्रांजेक्शन बाय अकाउंट टाइप, अकाउंट के टाइप के हिसाब से ट्रांजेक्शन को सॉर्ट करना, कैटेगराइज करना एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी में, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में ग्रुपिंग करना, मेंटेनेंस सेपरेट कस्टमर एंड वेंडर अकाउंट, ये है क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर लेजर की बैलेंसिंग करने की बात है, देखिए लेजर की पोस्टिंग है क्लासिफिकेशन और बैलेंसिंग क्या है, समराइजेशन, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये बनाना क्या है, समराइजिंग। तो हमसे पूछा पोस्टिंग, सर सिंपल सा पूछा हुआ है, तो वो पोस्टिंग क्या है हमारा, क्लासिफाइंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट साइड बाय साइड चीजें करते जाओ करो, प्रीवियस ईयर करने का मतलब उससे रिलेटेड आसपास की इंफॉर्मेशन भी पढ़ लिया करो, कुछ कुछ मैंने इन क्वेश्चनों में प्रीवियस ईयर भी डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, when the partnership firm is dissolved the following account is open, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। क्यों है नॉमिनल नेचर का अकाउंट, क्योंकि ये सिर्फ डिसोल्यूशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद इसे बंद कर देते हैं। रिवेल्युएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं, रिवेल्युएशन अकाउंट आपको होता है एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट, पार्टनर अगर कोई रिटायर हो रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, और डेथ के टाइम पे, इन सिचुएशन में क्या करते हैं इसको हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस किस कंसेप्ट की पूरा करने के लिए बनाता है, मैचिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर टाइम की इनकम से क्या करते हैं, मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 47, an enterprises record outstanding prepaid expenses at the end of financial year, the adjustment is primarily done to comply which of the following accounting concept, again matching, क्योंकि अब आउटस्टैंडिंग क्या है उसी पीरियड से रिलेटेड है, प्रीपेड आपने एडवांस दे दिया है अगले अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो उसे माइनस करते हैं और आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं प्लस, ताकि डेटा क्या हो उसी फाइनेंशियल ईयर से मैच हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, a journal entry in which two or more accounts are debited or credited, डबल एंट्री आपको पता है, डबल एंट्री वो सिचुएशन है जहाँ पे दोनों फेस रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, मल्टीपल एंट्री कुछ नहीं होता है, एडिशनल एंट्री की जाती है कुछ चीजों को करने के लिए, लेकिन ये कोई टेक्निकल टर्म हमारी नहीं है। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट होती है। साइड बाय साइड कुछ और एंट्री की बात कर लेते हैं। एक होती है ओपनिंग एंट्री, पिछले जो बैलेंसेस होते हैं उन्हें अगले में ट्रांसफर करने के लिए फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करने के लिए जो बिगिनिंग एंट्री होती है उसे होते हैं ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, ये टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए, यानी कि जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसकी क्लोजिंग एंट्री, नेक्स्ट ईयर उसे ट्रांसफर करते तो क्या हो जाता है ओपनिंग एंट्री। सिंपल एंट्री जिसमें वन डेबिट और वन क्रेडिट होते हैं। कंपाउंड एंट्री एज वी डिस्कस मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट होते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री डेटा को अपडेट अप टू डेट रखने के लिए करते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री कोई गलती हो गई है तो उस गलती को उस ट्रांजेक्शन को छेड़े बिना अदर ट्रांजेक्शन अलग एंट्री पास करके उस एरर को गलती को क्या करते हैं रेक्टिफाई करते हैं, इरेज करते हैं, एंटर करते हैं। एक होती है रिवर्स एंट्री, रिवर्सिंग एंट्री इज मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू कंप्लीटली कैंसल आउट स्पेसिफिक एडजस्टमेंट एंट्रीज मेड इन द प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड में जो एडजस्टमेंट एंट्री करी थी उनको कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इन द केस ऑफ हायर परचेज एसेट अकाउंट डेबिटेड, हायर परचेज में एसेट अकाउंट को हमेशा किस प्राइस से डेबिट करते हैं? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा टफ कभी कभी आता है लेकिन अधिकतर बेसिक से ही होता है। हायर परचेज में ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। रिलेशनशिप बेलर एंड बेली का होता है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो इसलिए रिलेशनशिप कैसा है, बेलर और बेली, वेंडर और हायर। हायर परचेज होता है कैश प्लस टोटल इंटरेस्ट। इस पे हायर परचेज एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। वेंडर जो है डिफॉल्ट की केस में अगर उसने ईएमआई नहीं दी, इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो अपने गुड को वापस उठा सकता है। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं ले देता ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए वो ना तो सेल कर सकता है उस गुड को और ना प्लेक्स कर सकता है। डेप्रिसिएशन जो है हमेशा बायर परचेजर और हायर वट एवर यू नेम से वही चार्ज करेगा। रेवेन्यू इंटरेस्ट जो है हायर परचेज पे जो इंटरेस्ट है वो बायर के लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, उसे वो प्रॉफिट एंड उसमें चार्ज करता है पीरियोडिकली। और हमेशा जो इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे निकलता है, इंस्टॉलमेंट पे क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है तो उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करती। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, क्वेश्चन नंबर 50। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट मेथड, टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय द सेलर इज, अगर इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करें तो सारा का सारा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही ड्यू कर देते हैं, किस अकाउंट को ओपन कर देते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और फिर हर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट वहां से चार्ज करते रहते हैं, लेकिन शुरू में सारा इंटरेस्ट एक साथ कैलकुलेट हो जाता है। इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है? हायर परचेज होता है, एक होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज में लास्ट, जैसे कि भी बताया, लास्ट जब तक ईएमआई पे नहीं कर देते तो लास्ट इंस्टॉलमेंट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, इसमें तुरंत हो जाती है। यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते, इसमें आप सेल कर सकते हो। हायर परचेज में आप अपने गुड्स को वापस उठा लाओगे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में वापस नहीं उठाओगे, सिर्फ उसका प्राइस कवर करने के लिए आप क्या करते हो, ट्राई करते हो या लीगल प्रोसीडिंग की हेल्प लेते हो। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन कुछ हमने डिस्कस किए हैं। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।